नमस्कार। मैं हूं आपका हमसफ़र और आज की इस विशेष पेशकश में हम उस लम्हे की दहलीज पर खड़े हैं जिसका इंतज़ार इस देश के करोड़ों, जी हां, करोड़ों बुजुर्गों ने अपनी थकती आंखों से, अपनी कांपती उंगलियों से और अपनी धीमी होती धड़कनों से किया है। ये कहानी सिर्फ पैसों की नहीं है, ये कहानी सम्मान की है। ये कहानी उस वादे की है जो 70 के दशक में किया गया और 21वीं सदी के इस तीसरे दशक में भी पूरा होने की बाट जोह रहा है। हम बात कर रहे हैं ईपीएस 95, ईपीएस 95 के उन पेंशनरों की जिनकी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा अपने ही हक की लड़ाई में गुजर गया। आज दिल्ली के सत्ता के गलियारों से, उस श्रम शक्ति भवन से जहां मजदूरों और कर्मचारियों की नीतियां तय होती हैं, वहां से एक ऐसी खबर आई है जिसने सर्द होती उम्मीदों में एक नई गर्मी, एक नई जान फूंक दी है। आज का दिन तारीखों के कैलेंडर में सिर्फ एक और दिन नहीं है। यह दिन उस संघर्ष के महाकाव्य में एक निर्णायक अध्याय के तौर पर दर्ज होने जा रहा है। ये वो दिन है जब लाखों पेंशनरों की संयुक्त आवाज, उनके प्रतिनिधि राष्ट्रीय संघर्ष समिति के चीफ कमांडर आदरणीय अशोक रावत जी के नेतृत्व में श्रम मंत्रालय के बंद दरवाजों के पार पहुंची। और सिर्फ पहुंची नहीं, बल्कि सुनी गई। ये कोई सामान्य मुलाकात नहीं थी, ये कोई झांपन सौंपने की रस्म अदायगी नहीं थी। ये एक बुलावा था। खुद देश के श्रम मंत्री जी ने कमांडर अशोक रावत जी को दिल्ली आमंत्रित किया था। क्यों? क्योंकि मुद्दा अब टाल मटोल से आगे निकल चुका था। मुद्दा अब देखेंगे, करेंगे, विचार करेंगे कि खोखले आश्वासनों से बड़ा हो गया था। मुद्दा था अंतिम निर्णय का। जी हां, आपने सही सुना। कल के प्रस्तावित देशव्यापी आंदोलन की आहट ने शायद व्यवस्था को यह समझा दिया था कि पानी अब सिर से ऊपर जा चुका है। मंत्री जी ने स्पष्ट कहा था, कल आप श्रम शक्ति भवन आइए, आपकी मांगों पर सरकार का अंतिम निर्णय होगा। और वो मांगें क्या हैं? वो मांगें इस देश के हर ईपीएस 95 पेंशनर की जुबान पर हैं, उनके दिल में हैं, उनकी हर प्रार्थना में हैं। पहली, न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये। दूसरी, उस पेंशन पर महंगाई भत्ता यानी डीए, ताकि बढ़ती महंगाई उनकी बची खुची पेंशन को निगल न जाए। और तीसरी, सबसे मानवीय मांग, मेडिकल सुविधा, ताकि उम्र के इस पड़ाव पर वे इलाज के अभाव में दम न तोड़ दें। तो आइए साथियों, आज हम आपको उस बैठक की चारदीवारी के भीतर ले चलते हैं। हम आपको एक एक बिंदु, एक एक शब्द की वो अंदरूनी कहानी बताते हैं जो आज श्रम शक्ति भवन में लिखी गई। हम आपको वो सच्चाई दिखाएंगे जो किसी सरकारी प्रेस रिलीज में शायद आपको न मिले। आज सुबह दिल्ली का मौसम सर्द था, लेकिन सियासी और नीतिगत माहौल में जबरदस्त तपिश थी। ईपीएस 95 पेंशनरों के प्रतिनिधिमंडल की हर एक निगाह का केंद्र बिंदु एक ही इमारत थी, श्रम शक्ति भवन। वो इमारत जहां आज सिर्फ एक फाइल पर चर्चा नहीं होनी थी, बल्कि देश के उन लाखों बुजुर्गों की तकदीर का फैसला होना था जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस देश के निर्माण में लगा दिया। कमांडर अशोक रावत जी जब अपने दल के साथ सुबह वहां पहुंचे तो उनके चेहरे पर एक दृढ़ संकल्प था। उनके हाथ में जो फाइल थी वो सिर्फ कागज का पुलिंदा नहीं थी, वो करोड़ों उम्मीदों का, लाखों आहों का और दशकों के संघर्ष का दस्तावेज थी। उस फाइल में 3 सुनहरे शब्द लिखे थे, 7,500 रुपये न्यूनतम पेंशन, महंगाई भत्ता और मेडिकल सुविधा। मीटिंग शुरू हुई। कमरा गंभीर था। माहौल में सन्नाटा ऐसा कि घड़ियों की सुई की आवाज भी सुनी जा सके। लेकिन इस गंभीरता के बीच उम्मीद की एक पतली सी लौ जल रही थी। कमांडर रावत जी और उनके साथियों ने मंत्री जी के सामने अपना पक्ष रखना शुरू किया। बातचीत लंबी चली, एक एक पहलू पर, एक एक पेंच पर। सबसे पहले सबसे बड़ा मुद्दा उठाया गया, न्यूनतम पेंशन का। कमांडर रावत जी ने स्पष्ट और दृढ़ शब्दों में कहा, मंत्री जी, देश के पेंशनरों को 7,500 रुपये की न्यूनतम पेंशन मिलनी ही चाहिए। यह हम कोई भीख नहीं मांग रहे। ये केवल एक रकम नहीं है, ये उनके सम्मान की राशि है। ये उनके उस योगदान का प्रतिफल है जो उन्होंने जवानी में देश को दिया। इस सीधी और स्पष्ट मांग पर मंत्री जी का जवाब गौर करने लायक था। उन्होंने जो कहा वह पहले के आश्वासनों से अलग था। मंत्री जी ने कहा, सरकार इस विषय पर, यानी आपकी 7,500 रुपये की मांग पर बहुत गंभीर है। हम खुद चाहते हैं, हमारी सरकार की यह मंशा है कि हर पेंशनर को एक सम्मानजनक पेंशन मिले ताकि वे अपना बुढ़ापा गरिमा के साथ जी सकें।
यहां तक तो बात शायद पहले भी हुई हो, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो अभूतपूर्व था। वो इस बैठक का सबसे बड़ा संकेत था। मंत्री जी ने सिर्फ जुबानी जमा खर्च नहीं किया, उन्होंने अपनी गंभीरता को साबित करने के लिए एक ऐसा कदम उठाया जिसकी उम्मीद शायद प्रतिनिधिमंडल को भी नहीं थी। मंत्री जी ने वहीं उसी बैठक में अपने प्राइवेट सेक्रेटरी, अपने पीएस को बुलाया और कमांडर रावत जी और उनकी टीम के सामने उस लेटर का ड्राफ्ट डिक्टेट कराना शुरू कर दिया। जी हां, उन्होंने अपने पीएस को निर्देश दिए कि इन मांगों पर सरकार का रुख स्पष्ट करते हुए एक लिखित आश्वासन तैयार किया जाए। मंत्री जी ने कहा, इस पर केवल बात नहीं होगी, इस पर लिखित आश्वासन दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि लेटर तैयार हो रहा है। ये एक औपचारिक पत्र होगा जो सरकार के रुख को, सरकार की प्रतिबद्धता को कागज पर उतारेगा। मंत्री जी ने यहां तक कहा कि यह लेटर आज शाम तक या कल सुबह तक राष्ट्रीय संघर्ष समिति को सौंप दिया जाएगा। साथियों, इस एक घटना के मायने समझिए। राजनीति और नौकरशाही में लिखित आश्वासन का वजन मौखिक वादे से कहीं ज्यादा होता है। एक मंत्री का अपनी टीम के सामने एक पत्र डिक्टेट कराना, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत था कि सरकार अब सिर्फ बात नहीं करना चाहती, बल्कि लिखित रूप में, ऑन रिकॉर्ड, एक वादा देने की दिशा में निर्णायक रूप से बढ़ रही है। यह इस बात का संकेत था कि कल का आंदोलन शायद टल जाए, लेकिन पेंशनरों की जीत का सूर्योदय होने वाला है। बातचीत का द्वार यहां रुका नहीं। पेंशन की रकम जिंदगी जीने के लिए जरूरी है, लेकिन इस उम्र में जिंदगी बचाने के लिए जो जरूरी है वो है स्वास्थ्य सुविधा। कमांडर अशोक रावत जी ने दूसरा बड़ा मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा, मंत्री जी, हमारे लाखों साथी आज इलाज के अभाव में दम तोड़ रहे हैं। उन्हें कोई ठोस स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं दी गई है। उनकी पेंशन का बड़ा हिस्सा दवाइयों में चला जाता है। इस मानवीय मुद्दे पर मंत्री जी ने जो कहा वो पेंशनरों के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं था। मंत्री जी ने कहा, हम ईपीएस 95 के सभी पेंशनरों को आयुष्मान भारत योजना के तहत शामिल करने जा रहे हैं। यह एक ऐतिहासिक घोषणा थी, लेकिन बात सिर्फ इस घोषणा पर ही खत्म नहीं हुई। मंत्री जी ने तुरंत अपने पीएस को दूसरा निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि देश के 1 करोड़ से अधिक, जी हां, 1 करोड़ से अधिक रिटायर्ड पेंशनरों को आयुष्मान भारत योजना के तहत फौरन जोड़ने की प्रक्रिया शुरू की जाए। ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। यह भारत की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जिसे स्वास्थ्य सुरक्षा कवच मिलने जा रहा था। लेकिन मंत्री जी ने इसमें एक और महत्वपूर्ण बिंदु जोड़ा जो इस सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि जो पेंशनर पहले ईएसआई यानी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस योजना का हिस्सा थे और जिन्होंने अपनी नौकरी के दौरान ईएसआई में योगदान दिया था, उनके उस योगदान को व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिया कि उनके 12 साल के योगदान को भी इस नई मेडिकल सुविधा में गिना जाए ताकि उन्हें इसका अतिरिक्त लाभ मिल सके। साथियों, इस बयान का मतलब बहुत गहरा है। यह सिर्फ आयुष्मान भारत में शामिल करना नहीं है। यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि भविष्य में ईपीएस पेंशनरों के लिए एक समर्पित कैशलेस मेडिकल कार्ड की सुविधा हकीकत बन सकती है। एक ऐसा कार्ड जो उन्हें अस्पताल के बिल की चिंता से मुक्त कर देगा। बैठक का एजेंडा आगे बढ़ा और अब बारी आई उस मुद्दे की जिसने हजारों बुजुर्गों को इंसाफ के लिए दफ्तरों से लेकर देश की सर्वोच्च अदालत तक के चक्कर कटवाए। यह मामला था हायर पेंशन का, एक ऐसा पेंच जिसने पेंशनरों को 2 वर्गों में बांट दिया था, एक वो जो लड़ रहे थे और एक वो जो इंतजार कर रहे थे। इस जटिल मुद्दे पर मंत्री जी ने स्पष्ट किया कि सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है। उन्होंने कहा, सरकार चाहती है कि सभी हायर पेंशन से जुड़े मामले जल्द से जल्द सुलझाए जाएं। इसमें हो रही देरी ठीक नहीं है। और फिर उन्होंने वो कहा जिसका इंतजार था। उन्होंने कहा कि पीएफओ यानी ईपीएफओ को इस पर एक टाइम बाउंड प्रोग्राम बनाकर काम करने का निर्देश दिया गया है। टाइम बाउंड प्रोग्राम, ये 2 शब्द नौकरशाही में बहुत मायने रखते हैं। इसका मतलब है कि अब ईपीएफओ को एक निश्चित समय सीमा के भीतर इन मामलों का निपटारा करना होगा। वो फाइलों को अनिश्चित काल तक दबाकर नहीं बैठ सकते। मंत्री जी के इस बयान का सीधा मतलब है कि आने वाले कुछ महीनों में हम हायर पेंशन से जुड़े लंबित निर्णयों में भारी तेजी देख सकते हैं। कमांडर अशोक रावत जी ने चौथा और अंतिम लेकिन एक बेहद संवेदनशील मुद्दा उठाया। उन्होंने उन साथियों की बात की जो किसी कारणवश ईपीएस योजना का हिस्सा नहीं बन पाए।
लेकिन जिन्होंने भी देश के लिए काम किया, उन्होंने मांग रखी कि जो साथी इस योजना में नहीं हैं उन्हें भी गुजारे लायक कम से कम 5,000 रुपये की पेंशन दी जाए। इस पर मंत्री जी ने स्वीकार किया कि यह विषय थोड़ा जटिल है, क्योंकि यह सीधे तौर पर EPS 95 के फंड से नहीं जुड़ा है। लेकिन उन्होंने इस मांग को खारिज नहीं किया। उन्होंने कहा, यह विषय थोड़ा जटिल जरूर है, लेकिन इसे हम आगे के चरण में विचार के लिए रखेंगे। भले ही इस पर तत्काल कोई निर्णय नहीं हुआ, लेकिन सरकार ने इसे विचार के दायरे में रखा है। यह अपने आप में एक बड़ी बात है। यह उन लाखों लोगों के लिए भविष्य की लड़ाई का एक नया रास्ता खोलता है, जो अब तक किसी भी पेंशन योजना के दायरे से बाहर थे। साथियों, श्रम शक्ति भवन में यह बैठक अपने आप में ऐतिहासिक थी, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। कमांडर अशोक रावत जी की एक और ऐतिहासिक मुलाकात होनी बाकी थी, और यह मुलाकात इस बार किसी मंत्री से नहीं, बल्कि उस अधिकारी से थी जिसे भारत सरकार का थिंक टैंक और एग्जीक्यूशन हेड माना जाता है। श्रम मंत्री जी से मुलाकात के बाद कमांडर अशोक रावत जी सीधे कैबिनेट सचिव आदरणीय टी.वी. सोमनाथन जी से मिले। टी.वी. सोमनाथन, यह नाम याद रखिए। ये वही अधिकारी हैं जो भारत सरकार के फाइनेंस सेक्रेटरी और एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी यानी वित्त सचिव और व्यय सचिव दोनों महत्वपूर्ण पदों पर एक साथ रह चुके हैं, और अब वे सीधे प्रधानमंत्री के सलाहकार की भूमिका में हैं। यानी यह वो व्यक्ति हैं जिनकी मेज से होकर देश के खजाने की हर चाबी गुजरती है। कमांडर रावत जी ने जब उनसे मुलाकात की तो बात बिल्कुल सीधी और साफ थी, कोई लाख लपेट नहीं। उन्होंने एक ऐसा तर्क रखा जिसने कैबिनेट सचिव को भी गंभीरता से सोचने पर मजबूर कर दिया। कमांडर रावत जी ने कहा, सर, एक तरफ आपकी सरकार है जो असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए यानी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए श्रमयोगी मानधन योजना चलाती है। उस योजना में सरकार अपनी तरफ से 100% का योगदान देती है। ये बहुत अच्छा कदम है। लेकिन सर, हम तो EPS 95 के पेंशनर हैं। हमने संगठित क्षेत्र में काम किया है, हमने खुद अपना योगदान दिया है। तो जब आप असंगठित क्षेत्र को 100% दे सकते हैं, तो EPS 95 पेंशनरों के फंड में जो मामूली 5.8% का टॉपअप सरकार को देना है, वो क्यों नहीं दे सकती? यह एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब देना आसान नहीं था। यह एक तार्किक और न्याय संगत मांग थी। आदरणीय सोमनाथन जी ने एक एक बिंदु को, एक एक तर्क को बहुत ध्यानपूर्वक सुना। सुनने के बाद उन्होंने जो कहा वह इस लड़ाई को एक नए और ऊंचे स्तर पर ले गया। उन्होंने कहा कि यह विषय केवल श्रम मंत्रालय का नहीं है, यह विषय सीधे तौर पर वित्त मंत्रालय से और प्रधानमंत्री कार्यालय से जुड़ा हुआ है। सोमनाथन जी ने आश्वासन दिया कि यह पूरा विषय, यह तार्किक तुलना प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचेगा। साथियों, जब कोई मामला प्रधानमंत्री कार्यालय यानी PMO तक पहुंचता है, तो इसका मतलब है कि अब इस पर उच्चतम स्तर पर निर्णय होगा। कमांडर रावत जी ने इस उच्च स्तरीय बैठक का पूरा लाभ उठाते हुए 2 और ठोस सुझाव कैबिनेट सचिव के सामने रखे। ये वो सुझाव थे जो सिर्फ आज की नहीं, बल्कि भविष्य की पेंशन को भी मजबूत करने वाले थे। पहला सुझाव, वर्तमान में कर्मचारी के वेतन से जो 8.33% का योगदान पेंशन फंड में जाता है, उसे बढ़ाकर पूरे 12% किया जाए, ताकि भविष्य में जो लोग रिटायर हों, उनका पेंशन फंड इतना मजबूत हो कि उन्हें कभी इस तरह की लड़ाई लड़नी ही न पड़े। दूसरा सुझाव, पेंशन की गणना के लिए जो वर्तमान सीलिंग 15,000 रुपये पर अटकी हुई है, उसे मौजूदा वेतनमान के हिसाब से बढ़ाया जाए। उन्होंने सुझाव दिया कि इसे 15,000 से बढ़ाकर कम से कम 25,000 या 30,000 रुपये तक किया जाए। इस दूसरे सुझाव पर जो जवाब मिला वो चौंकाने वाला भी था और बेहद सकारात्मक भी। मंत्री जी, संभवतः श्रम मंत्री का संदर्भ, ने इस चर्चा में कहा कि सरकार ने 25,000 रुपये की सीलिंग का सुझाव तो पहले ही वित्त मंत्रालय को भेजा हुआ है, लेकिन अब हम इस पर एक कदम और आगे जाने को तैयार हैं। हम 30,000 रुपये तक की सीलिंग पर भी विचार करने को तैयार हैं। साथियों, इस बात का असर समझिए। अगर यह प्रस्ताव यानी 15,000 की सीलिंग को बढ़ाकर 30,000 करने का प्रस्ताव लागू होता है, तो जो लोग भविष्य में रिटायर होंगे या जिनकी पेंशन की गणना इस नई सीलिंग पर होगी, उनकी पेंशन की राशि में भारी, अभूतपूर्व वृद्धि हो सकती है। यह पेंशन व्यवस्था में एक क्रांतिकारी सुधार होगा। यह दोहरी बैठक, पहले श्रम मंत्री
और फिर कैबिनेट सचिव के साथ किसी मैराथन से कम नहीं थी। इन बैठकों के बाद जब कमांडर अशोक रावत जी बाहर आए तो मीडिया के कैमरे और माइक उनकी तरफ दौड़ पड़े। लाखों पेंशनर अपने टीवी स्क्रीन से, अपने मोबाइल से चिपके हुए थे। वे अपने सेनापति का एक एक शब्द सुनना चाहते थे। कमांडर रावत जी ने मीडिया से बातचीत में कहा, आज की बैठक के बाद मैं कह सकता हूं कि सरकार अब सकारात्मक दिशा में है। सरकार की नीयत में खोट नहीं दिख रही। आज पहली बार मंत्री जी ने खुद हमारे सामने बैठकर लेटर डिक्टेट कराया है। यह हमारी बहुत बड़ी नैतिक जीत है। उन्होंने आगे कहा, वो लेटर आज या कल हमें मिल जाएगा। जैसे ही वो लिखित आश्वासन हमारे हाथ में आएगा, हम उसे पूरे देश के एक एक पेंशनर तक पहुंचाएंगे। यह किसी एक व्यक्ति की जीत नहीं, यह आप सबके संघर्ष की जीत होगी। कमांडर रावत जी ने एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा, यह आंदोलन अब अपने फाइनल स्टेज पर, अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। उन्होंने साफ कर दिया कि इस मीटिंग के बाद सरकार के पास अब दो ही विकल्प हैं। या तो वो उस लिखित आश्वासन में हमारी मांगों को मानते हुए फैसला घोषित करे, या फिर देश भर के बुजुर्ग पेंशनर एक बार फिर और शायद आखिरी बार निर्णायक लड़ाई के लिए सड़कों पर उतरें। साथियों, दिल्ली में आज शाम घिर आई है, लेकिन देश के करोड़ों घरों में आज उम्मीद का एक नया दिया जला है। धरना स्थलों से लेकर दूर दराज के गांवों और कस्बों तक आज लाखों पेंशनरों की निगाहें दिल्ली पर टिकी हैं। हर कोई एक दूसरे से बस यही पूछ रहा है, क्या आज 7,500 और डीए का ऐलान होगा? क्या वो लेटर जिसका वादा मंत्री जी ने किया है वो कल सुबह की पहली किरण के साथ आएगा? क्या मेडिकल कार्ड की सुविधा वाकई हकीकत बनेगी? क्या अब अदालतों के चक्कर खत्म होंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या दशकों के संघर्ष के बाद अब इन बुजुर्गों के चेहरों पर, हमारे दादा दादी, नाना नानी के चेहरों पर वो मुस्कान लौटेगी जिसके वे असली हकदार हैं? इसका जवाब भविष्य के गर्भ में है, लेकिन आज श्रम शक्ति भवन से जो संकेत मिले हैं वे अभूतपूर्व हैं। वे इस बात का गवाह हैं कि जब संघर्ष सच्चा हो और नेतृत्व निस्वार्थ, तो सत्ता को सुनना ही पड़ता है। हम इस खबर पर अपनी पैनी नजर बनाए रखेंगे। वो लिखित पत्र जैसे ही आएगा, हम उसका विश्लेषण करने वाले पहले व्यक्ति होंगे। तब तक के लिए उम्मीद बनाए रखिए, क्योंकि ये लड़ाई सम्मान की लड़ाई है। आज की इस विशेष पेशकश में इतना ही। देखते रहिए, क्योंकि खबर अभी बाकी है। नमस्कार।